प्यारे परीक्षार्थियों, सभी का फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूँ हमारी टीम परीक्षा में, जहां पर हम विज्ञान के क्वेश्चन को फोड़ने के लिए और विज्ञान पे पूरे में से पूरे मार्क लेने के लिए आज का सेशन आप सभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल है संडे। कल क्या है? संडे। और कुछ लोग जो भाई साहब कल आराम करेंगे, पर हमारे लिए आराम जो है हराम है। बराबर है। जो आराम करेगा भाई साहब वो हराम ही रहने वाला है। तो ऑब्वियस है, कल जो मेहनत करने के लिए आने वाला है, कल सभी के लिए एक छोटा सा ऑफर है। अगर आप हाँ बोलोगे तो मैं कल लूंगा। कल देखिए, अभी हमारा लगभग 13वां मॉडल पेपर चल रहा है, यानी कि 12 मॉडल पेपर अभी तक हमने पढ़ चुके। तो ये मॉडल पेपर 1 से लेकर मॉडल पेपर 12 तक जितने भी क्वेश्चंस हमने लिए हैं, क्या उन सभी का रिवीजन लेना चाहिए? क्या उसके ऊपर एक बड़ी टेस्ट होनी चाहिए? अगर हाँ बोलोगे तो कल में जो है एक तो थंबनेल, एक थम्स अप दिखा दो, सेशन को लाइक कर दो। अगर इतना कुछ कर देते हो तो कल ऑब्वियस है, कल 2 घंटे का अपना मैराथन रहेगा। अगर आपकी इजाजत हो तो कमेंट बॉक्स में सेशन खत्म होने के बाद भी बता दीजिएगा कि लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं हमारे कल के जो मॉडल पेपर 12 हुआ था भाई साहब, उसका पेपर लगभग साइंस बाय टीपी इस टेलीग्राम चैनल पे ऊपर जो है हमारा डेली पेपर हो रहा है, जहां पर आप ज्वाइन होकर जो है अपना डेली का पेपर दे सकते हो, बीपीएससी फॉर्मेट वाला। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सभी लोग इसका उत्तर कर देंगे। बहुत बढ़िया, सभी लोग अगर तैयार है तो सेशन खत्म होने के बाद जो है अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, चलो। और सेशन को लाइक कर देंगे सभी लोग, जल्द से जुड़ जाते हैं। चलिए जी, सभी लोग आ गए हैं, सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन करता हूं, सभी का अभिवादन करता हूं। और आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। बहुत बढ़िया, तो इसका उत्तर कर देंगे सभी लोग। अधातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है, नॉन मेटल्स आर द ऑक्साइड्स ऑफ। कैसे रहेंगे जी? वो एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं? एसिडिक होते हमने पढ़े हैं। और वही अगर आपके मेटल के ऑक्साइड अगर पूछे जाते हैं तो वह कैसे रहेंगे? ये रहेंगे आपके बेसिक मान की एक क्षारीय रूप रहेंगे। कैसे रहेंगे? क्षारीय होते हमने पढ़े। चलो बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर शायद किसी ने गलत नहीं किया होगा। यहाँ पे नॉन मेटल पूछा गया है, यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड पूछा गया है, तो इसका उत्तर क्या रहेगा आपका? एसिडिक रहेगा। क्या रहेगा? एसिडिक रहेगा। आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सभी के सामने ये रहा। सब लोग इसका भी उत्तर कर देंगे, जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर क्या रहेगा जी। चलो, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, आगे बढ़ेंगे और जबरदस्त क्वेश्चन पढ़ने के लिए। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड ऑक्साइड पानी में घुलकर एक मजबूत क्षार बनाता है? यहाँ पे बोला गया है मजबूत क्षार माने कि स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में पूछा गया है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, किसका रहेगा? बहुत बढ़िया, ये उत्तर रहेगा आपका सोडियम ऑक्साइड। इसका उत्तर क्या रहेगा? सोडियम ऑक्साइड। और सोडियम ऑक्साइड का ही दूसरा नाम क्या है जी? इसे कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, आपको ध्यान में रखना है। और ये रहा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। बराबर है। आपको याद में रखना है कि ये तीन जो बेस है इनको स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है। एक है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और एक है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन दोनों का पीएच जो है लगभग समान है, 13 to 14 होता है। और उसी के बाद जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका लगभग 12 से 13 होता है। सभी लोग मुझे ये लिख के बताएंगे, हमने एक और पढ़ा है, इसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। इसे हम एंटासिड भी बोलते हैं, एंटा एसिड या बोलेंगे इसे हम प्रति अम्ल बोलते हैं। इसका पीएच मान कितना होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे। प्रति अम्ल के नाम से इसे हम जानते हैं। इसका पीएच मान कितना रहेगा? कितना रहेगा जी? चलिए बताइए। इसका पीएच मान होता है लगभग 10.5 के आसपास होता है। कितना होता है? 10 से 11 के बीच में होता है, ये हमने पढ़े है। बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज न्यूट्रल इन नेचर। किनके ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं गुणधर्म के हिसाब से? तो इसका उत्तर जो है बहुत सारे लोग गलत करने वाले, मुझे पता है। बहुत बढ़िया, इसका उत्तर क्या रहेगा? मुझे पता था आप वही उत्तर करने वाले हो। तो ऑक्साइड्स इन न्यूट्रल इन नेचर बोला गया कि किनके ऑक्साइड सामान्य रूप से स्वभाव में न्यूट्रल होते हैं। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे जिन जिन लोगों ने वाटर आंसर किया एक बार हाथ ऊपर कर लेंगे प्लीज। मैं उन सभी के भाई साहब नाम देखना चाहूंगा, क्योंकि ये देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। अगर देखो जल में भी प्रकार है,
जैसे कि मान लीजिए मैं बरसात का पानी बोलता हूं, बराबर है, मैं नल का पानी बोलता हूं, तो इन दोनों में अंतर है। अगर बरसात का पानी पूछा जाता है तो ये होता है आपका एसिडिक होता है, जिसका पीएच मान लगभग 5.6 के आसपास होता है। अगर नल का पानी पूछा जाता है ये थोड़ा बहुत अल्कलाइन होता है, थोड़ा बहुत अल्कलाइन होता है। क्यों होता है? क्योंकि नल के पानी में भाई साहब हम क्या करते हैं जी, उसका ब्लीचिंग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, और हमने पढ़े कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे होता है, क्षारीय होता है। यहाँ पे केवल पानी पूछा गया तो थोड़ा सा पानी के बारे में यहाँ पे असमंजस है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। पर यहाँ पे अगर मैं ठोस ठोस और 101% अश्योर्ड वाला आंसर अगर आपको बोलता हूं तो ये रहेगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या रहेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए देखिए क्या होता है ना, ऑक्साइड्स बनाना का मतलब क्या है? ऑक्साइड्स का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ को अब जल के साथ घुल मिला दो, इसमें जल डाल दो, तो इससे जो बनते हैं वो आपके ऑक्साइड्स बनते हैं, ऑक्साइड्स बनते हैं। और अगर कोई मेटल है, इसे जला दो, इसे जला दो भाई साहब, तो जला दोगे तो इसके ऑक्साइड बनेंगे। पर अगर मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है जी, जो कि एक प्रकार की गैस है, जो कि एक प्रकार की गैस है, पर गैस होने के बावजूद इसके ऑक्साइड कैसे होते हैं? जनरली न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं? न्यूट्रल इसलिए होते हैं क्योंकि ये मोनोऑक्साइड जो होते हैं ना ही एसिड के साथ रिएक्ट करती और ना ही ये बेस के साथ रिएक्ट करती है, और इसीलिए जब भी ये पानी में घुल मिलाया जाता है तो इससे जो भाई साहब कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, इसके जो ऑक्साइड्स रहेंगे वो ऑक्साइड कैसे रहेंगे? उदासीन रहेंगे। क्या रहेंगे? उदासीन रहेंगे। माने कि इनका पीएच मान कितना रहेगा? वो रहेगा आपका 7 रहेगा। क्या रहेगा? 7 रहेगा। पर वही अभी अभी जो मैंने क्वेश्चन लिया था कि कार्बन डाइऑक्साइड के अगर आप ऑक्साइड बनाते हो तो ये कैसे रहेगा जी? ये रहेगा आपका एसिडिक नेचर का रहेगा। कैसे रहेगा? एसिडिक नेचर का रहेगा। ये हमने पढ़े हैं, ठीक है जी। ऑक्साइड नहीं बोलूंगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर आपने जल के साथ रिएक्ट करवा दिया तो जो भी घोल बनता है वो एसिडिक होता है, ये हमने पढ़े हैं, बराबर है जी। यहां तक क्लियर हो गया है जी। चलो आगे बढ़ते। अगला सवाल, चौथा सवाल जो आपके मॉडल पेपर 12 में पूछा गया था। चलो बताओ इसका उत्तर क्या रहेगा? फास्ट चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। सेशन को लाइक करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, बताएंगे इसका उत्तर क्या रहेगा। आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ। और सीओ को क्या बोलते पता है आपको? इस सीओ को ही हम क्या बोलते जी? इसे बोलते हम दम घोटू गैस बोलते। क्या बोलते हैं? दम घोटू गैस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये क्या करता है जी, हमारे शरीर में मौजूद जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ कंबाइन होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये हीमोग्लोबिन जो होता है भाई साहब, ये ऑक्सीजन का वहन नहीं करता और उसी की वजह से उसे दम घुटू गैस के नाम से जानते हैं। साबुन बनाने के लिए किस क्षार का उपयोग किया जाता है? क्या उसमें मैग्नीशियम होता है? क्या उसमें सोडियम होता है? कैल्शियम होता है? क्या होता है? तो इसका उत्तर रहेगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या रहेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने एक चार्ट पढ़े थे जिसके बारे में मैंने आपको लगातार बोला था कि ये बेसिक वाला चार्ट जो हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलावा साबुन में और किसके ऑक्साइड पाए जाते हैं? चलो बताओ किसके हाइड्रोक्साइड पाए जाते हैं? चलो सभी लोग आंसर करेंगे। वो रहेंगे आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। किसके रहेंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सभी को क्लियर हो गया जी? सभी को क्लियर हो गया? सोडियम के साथ साथ पोटेशियम का भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये वो चार्ट है जिसके बारे में मैंने अक्सर बोला है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जो सोप होता है, जो साबुन होते हैं, उस साबुन में किसके हाइड्रोक्साइड होते हैं? एक सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करूंगा तो इसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ साथ भाई साहब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं बोलूंगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं बोलूंगा, पर इसे भी जो है एक प्रति अम्ल की तरह जो है इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है जी, ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ में अगर विंडो क्लीनर में अगर पूछा जाता था, कितने लोगों ने भाई साहब कभी साफ सफाई की है? घर की दिवाली आई तो भाई साहब साफ सफाई करते हो, तो भाई साहब वो नीला वाला लिक्विड मिलता है, फुस 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 वाला, फुस फुस किए पोछ लिए, वो जो फुसफुस होता है ना भाई साहब, उसमें होता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसमें क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। और जो चूने का पानी होता है उसमें पाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अभी आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब कभी भी हमारे बीपीएससी की एग्जामिनेशन में
बीपीएससी के एग्जामिनेशन में अगर लाइम वाटर लिखा जाए तो लाइम वाटर के दो मतलब निकलते। तो जब कभी भी पेपर में लाइम वाटर शब्द आए तो इसे आपने एक बार हिंदी में भी चेक कर लेना है कि लाइम वाटर का मतलब चूने का पानी लिखा है कि नहीं, चूने का पानी लिखा है कि नहीं। क्योंकि इस बार बीपीएससी टीआई 3.2 की एग्जाम में भाई साहब लाइम वाटर ने बहुत सारे अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को चूना लगा दिया था। ये इसलिए क्योंकि लाइम वाटर का मतलब जो है वहां पे नींबू पानी लिखा था। क्या लिखा था? नींबू पानी लिखा था। और सभी लोग मुझे बताएंगे कि नींबू पानी और चूने के पानी में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। नींबू पानी यह आपका अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें होता है साइट्रिक एसिड। क्या होता है? साइट्रिक एसिड। वही चूने का पानी कैसे होता है? यह आपका क्षारीय होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलती है। डन है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। जी हाँ बिल्कुल। और बहुत सारे बच्चों ने उस क्वेश्चन का आंसर गलत भी कर दिए थे। क्योंकि लाइम वाटर का मतलब क्या समझोगे? लाइम वाटर में चूने का पानी वही समझते आ रहे हैं, पर वहां पे भाई साहब नींबू पानी लिखा रहा था। और समझ में आया? इस तरह से हो गया था। ठीक है, चलिए सब लोग इसका उत्तर कर देंगे। इसका उत्तर क्या रहेगा जी? फास्ट। चलिए बहुत बढ़िया। चूना। हाँ जी बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा एक कमजोर क्षार है? कौन सा एक वीक बेस है? सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, अमोनियम। जी हाँ बिल्कुल। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपका वीक बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? वीक बेस है। अभी अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहां पर इस्तेमाल किया जाता है? ये खिड़कियां साफ करने के लिए जो है, ये खिड़कियां साफ करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। अभी अभी हमने देखे हैं। बराबर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। और यही देखिए वो सभी के स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की जो है यहाँ पे लिस्ट दी गई है। ये सभी के सभी रहेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। ओके 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 ओके। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताएंगे इसका उत्तर क्या रहेगा? शुष्क सेल में, ड्राई सेल में निम्नलिखित में से किसका उपयोग विद्युत अपघट्ट के रूप में किया जाता है? विद्युत अपघट्ट बने कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। क्या वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है? क्या वो अमोनियम क्लोराइड होता है? या जिंक क्लोराइड होता है? चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। इसका उत्तर क्या क्या दिया आप लोगों ने? और सभी लोग जो इस सेशन में जैसे ही आ जाएंगे एक बार लाइक जरूर कर देंगे। 1000 के आसपास बच्चे आ गए, पर यहाँ लाइक जो है भाई साहब 500 तक भी नहीं हुए हैं। तो जिन्होंने लाइक नहीं किया एक बार लाइक ठोक देंगे। तो इसका उत्तर क्या रहेगा आपका? मोर देन 1 ऑफ अबव रहेगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया। अरे ये क्वेश्चन को मैंने पढ़ाया था। इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ाया था कि ड्राई सेल में जिंक क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। बी एंड सी। अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड भूल गए क्या? दोनों का इस्तेमाल करते थे। बी और सी बोथ आर द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। भगवान कैसे करोगे आप? चलो एक बात बताओ, एक बात बताओ। ड्राई सेल में कौन सी ऊर्जा में परिवर्तन हो रही है? ऊर्जा परिवर्तन कौन सी ऊर्जा में हो रही है? इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कर दोगे। डन है? डन है। चलो। और उसी तरह से अगर मैं आपको पूछा जाता हूं कि जो बैटरीज होती है, जो ड्राई सेल की बात नहीं, बैटरी की बात कर रहा हूं, तो यहां पे इलेक्ट्रोलाइट मान की अपघट्य जो होते हैं भाई साहब, इनके रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया है। चलो इसका उत्तर कर देंगे। इसका उत्तर क्या? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है बैटरीज के अंदर? हे राम कैसे होगा? पढ़ाई, मेहनत और कुछ नहीं। भगवान जी भी उसी की सहायता करेंगे जो खुद की सहायता करना जानता है। हाँ बहुत बढ़िया। अभी सही उत्तर आ रहे हैं ना भाई साहब? इस तरह से उत्तर क्या करो। H2SO4 किसका? H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत गजब का। ठीक है चलो ये रहा आपका ड्राई सेल। और यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे भाई साहब अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है और जिंक क्लोराइड का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है। और साथ में जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड भी होता है। ठीक है चलो आगे बढ़ते। अगला सवाल। विच एक्वाटिक एनिमल इज नॉट अ ट्रू फिश? कौन सा एक जलीय प्राणी एक सच्ची मछली नहीं है?
ड्यू टू इट ऑफन कंफ्यूज एज वन ड्यू टू इट्स नेम। चलो, स्वॉर्डफिश, स्टारफिश या कैटफिश, देखते हैं। बस अब मछलियां जो जो खाते हैं एक बार हाथ ऊपर जरूर कर देंगे, देखते कितना आपको ज्ञान है मछलियों का। चलो देखिए, स्वॉर्ड फिश माने की तलवार वाली मछली, स्टार फिश माने की तारे वाली मछली, कैट फिश माने बिल्ली वाली मछली। अब बताओ उत्तर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, यहाँ पे सभी लोगों ने सही उत्तर किया है जी। इसका उत्तर रहेगा स्टार फिश। ये कोई अगर मछली नहीं है तो ये क्या है? ये अगर मछली नहीं तो भाई साहब ये क्या है? चलो बताओ। हाँ, स्वॉर्ड फिश आपने देखा है, कैट फिश भी आपने देखा है, मछली जो उनको भाई साहब बाल होते आगे, बराबर है। इसका उत्तर कर देंगे। स्वॉर्ड फिश पता कैसे होती है? इसकी भाई साहब ऐसी बड़ी चोंच होती है और भाई साहब यहाँ पे जो है इस तरह से होती है, इस तरह से स्वॉर्ड फिश होती है। ठीक है, कैट फिश आपने देखा होगा, कैट फिश का बड़ा सा मुंह होता है इस तरह से चपटा, बराबर है, और इसके ऊपर ऐसे बाल होते हैं। ये होगी आपकी कौन सी? कैट फिश। और स्टार फिश आपको सभी को बताया भाई साहब, बचपन वाला स्टार, बराबर है। तो ये क्या है? बहुत बढ़िया, चलो बताओ। बहुत बढ़िया, ये हमारे एनिमल किंगडम में हमने पढ़े हैं, अगर आपको याद आ रहा है। स्टार फिश हमने पढ़े भाई साहब इकिनोडर्माटा। कितने लोगों को याद आ रहा है? इकिनोडर्माटा नाम का एक एनिमल किंगडम हमने पढ़े हैं, अगर आपको याद आ रहा है। इकिनोडर्माटा का मतलब होता है, इकिनो का मतलब होता है स्किन, सॉरी, इकिनो का मतलब होता है कांटा, कांटे भरी स्किन, और डर्मा का मतलब होता है त्वचा। ऐसी ऐसे जानवर जिनकी त्वचा के ऊपर हड्डियों का ढांचा हो, हड्डियों का ढांचा हो, या भाई साहब उनके ऊपर कांटे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं इकिनोडर्माटा। और हमारा स्टार फिश जो बचपन में निकलने वाली सबसे पहली ड्राइंग थी, वो हमारी इकिनोडर्माटा इस ग्रुप से बिलोंग करती है। उसी तरह से कुछ क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं जो जनरली बीपीएससी में पूछे गए हैं। बीपीएससी का सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट कोई जानवर अगर होगा तो वो एक है आपका कॉकरोच। कौन सा है? कॉकरोच। सभी लोग मुझे बताएंगे कॉकरोच कौन से वर्ग से बिलोंग करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो जानवर है वो है आपका ये क्या बोलूंगा, केचुआ, माने कि आपका केचुआ, बताए ना, अर्थवर्म जिसे बोलेंगे। केचुआ कौन से वर्ग से बिलोंग करता है? और तीसरा जो है वो है आपका ब्लू वेल। कौन सा है जी? ब्लू वेल। इनके बारे में पूछा जाएगा। और एक और जानवर है जिसे हम बोलते हैं प्लेटिपस। क्या बोलते हैं? प्लेटिपस। ये जीव कौन से वर्ग से बिलोंग करते हैं? ये सभी लोग एक एक करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सबसे पहले आता है आपका कॉकरोच। क्या होता है? कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर जो इसका उत्सर्जन अंग होता है, उत्सर्जन करने वाला अंग होता है, इसके ऊपर इस बार सवाल पूछा गया था। अगर आपको पता है तो ये लिख दीजिएगा, वैसे मैं इसके बारे में बता दूंगा। तो कॉकरोच कौन से वर्ग से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है आपके आर्थ्रोपोडा से। किसे? आर्थ्रोपोडा, जिसे हम बोलेंगे कीट वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कीट वर्ग बोलेंगे। उसके बाद अगर केचुओं की बात हो रही है तो केचुआ कौन से वर्ग से बिलोंग करता है? यह आपके एनालिडा नाम के ग्रुप से बिलोंग करता है, आपको ये ध्यान में रखना है, एनालिडा। और उसके बाद ब्लू वेल और प्लेटिपस, ये दोनों भी कौन से वर्ग से बिलोंग करते हैं? ये दोनों भी भाई साहब मैमल्स है। कैसे है? मैमल्स है, माने कि ये कैसे जी आपके स्तनधारी जीव होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। पर प्लेटिपस जो है ये एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो अंडे देने वाला है। क्या है? अंडे देने वाला मैमल है, आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ एक और उदाहरण मुझे बता देंगे जो अंडे देने वाले मैमल में गिना जाता है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। कॉकरोच के अंदर क्या होता है? मैल्फिजियन ट्यूबुल्स होते हैं। क्या होते हैं? मैल्फिजियन ट्यूबुल होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। मैल्फिजियन ट्यूबुल नाम के ऑर्गन होते हैं जिसके द्वारा वो उत्सर्जन करते हैं। और प्लेटिपस की अगर मैं बात करूं तो इसके साथ एक और जीव है जिसका नाम है इकिडना। इसका नाम क्या है? इकिडना होता है। ये भी एक प्रकार का अंडे देने वाला मैमल, माने कि स्तनधारी है। यहां तक क्लियर हो गया है जी? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। और ये रही आपकी स्टार फिश। क्या रहेगी? आपकी स्टार फिश। डन है? कितनी बढ़िया दिख रही है भाई साहब, खूबसूरत है। पर क्या आपको पता है, देखो स्टार फिश के बारे में एक बहुत ही शायद आपको पता नहीं है। जनरली हम जब खाना खाते हैं, है ना, हम जब मैं खाना खा रहा हूं तो मान लीजिए कोई ब्रेड है, तो ब्रेड में मुंह के द्वारे जो है हमारे पेट में डालूंगा। पर पता है स्टार फिश खाना कैसे खाती है? कितने लोगों को पता है? चलो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कितने लोगों को पता है कि स्टार फिश खाना कैसे खाती है।
क्यूट है ना। पर आपको बता देता हूं कि भाई साहब खाना ये मुंह से नहीं खाती है, ये खाना खाती है अपने पेट से खाती है। सर ये क्या बात होगी, पहले तो मुंह में जाएगा उसके बाद पेट में जाएगा? जी नहीं, पता है आपको, जब ये कोई शिकार पकड़ते हैं ना, सीधा इसका पेट ही बाहर आ जाता है। जस्ट इमेजिन कीजिएगा, आप कोई निवाला निगल रहे हो, आपका पेट ही बाहर आ जाए और उस निवाले को पकड़ ले, जकड़ ले। इस तरह से स्टारफिश खाना खाती है, पूरा पेट बाहर आता है और पेट से जकड़कर भाई साहब इसे फिर धीरे धीरे डाइजेस्ट करती है। जस्ट इमेजिन कीजिएगा कितना खतरनाक जीव है। बराबर है। चलो ये आपको समझ में आ गया। उसी तरह से आपको एक और सवाल देता हूं, जो पेड वाले बच्चे उसका आंसर तो दे देंगे, पर जो अनपेड स्टूडेंट है थोड़ा सा उसके बारे में सर्च करेंगे कि स्टारफिश के अंदर चलने के लिए इसके अंदर एक तंत्र होता है, इसके अंदर एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम का नाम जो है, आप इसे होमवर्क ले लीजिए, इसके ऊपर थोड़ा सा सर्च करेंगे, ठीक है जी, और मुझे बताएंगे कि भाई साहब ये चलता कैसे है। आप बोलोगे सर उसके तो आप पैर दिए हैं, पर आपको बता दूं ये पैरों से नहीं चलता। फिर से एक बार रहस्यमय, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए सभी लोग, 8वां सवाल, बताएंगे इसका उत्तर क्या रहेगा जी। जी बिल्कुल खुशबू चौधरी जी, जितनी सुंदर चीज होती है उतनी ही खतरनाक होती है, याद रखिएगा। चलो इसका उत्तर करेंगे, निम्न में से कौन सा समुद्री जीव मछली नहीं बल्कि एक स्तनधारी है? तो इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर रहेगा आपका डॉल्फिन। क्या रहेगा? डॉल्फिन। ये एक ऐसी मछली है, ठीक है जी, जो स्तनधारी है। कैसी है जी? स्तनधारी है। बराबर है। चलो आगे बढ़ते, अगला सवाल, और ये रही प्यारी सी डॉल्फिन। सभी लोग मुझे बताएंगे कि डॉल्फिन, जो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में आया, डॉल्फिन जो है अपना खाना ढूंढने के लिए और अपना रास्ता ढूंढने के लिए और उसी तरह से शिकारियों से बचने के लिए कौन से प्रकार के ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं? सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर रखेंगे। शिकारियों से बचने के लिए कौन से प्रकार के ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी। जी हाँ, डॉल्फिन एक प्रकार का मैमल है। अल्ट्रासोनिक साउंड, बहुत बढ़िया। कौन सा होता है? अल्ट्रासोनिक, बहुत बढ़िया। और अल्ट्रासोनिक जो ध्वनि होती है, इसकी आवृत्ति कितनी होती है? देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर कर पाते हैं। इसकी आवृत्ति कितनी होती है? चलो, इसकी आवृत्ति कितनी होती है? याद रखिएगा, मानव श्रव्य ध्वनि जो होती है वो होती है आपके 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज होती है। बराबर है। 20,000 हर्ट्ज से जो कम फ्रीक्वेंसी होती है इसे हम बोलते हैं इंफ्रासाउंड। क्या बोलते हैं हम? इंफ्रा बोलते हैं। और 20,000 से वो ज्यादा जो होती है इसे हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड ध्वनि बोलते हैं। तो ऑब्वियसली आपका उत्तर क्या रहेगा? उसकी आवृत्ति रहेगी भाई साहब 20,000 से ज्यादा रहेगी। क्या रहेगी? 20,000 से ज्यादा रहेगी। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, एक लेंस की शक्ति 5 डायोप्टर है। चलो बताओ, इसका उत्तर करेंगे। और आपको बताऊंगा, अगर आप 6 to 8 की तैयारी और 9 10 की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इस प्रकार के सवाल जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो व्हाट इज द फोकल लेंथ हुज पावर इज +5D? यहां पर एक और देखो, यहां पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। कितने बनते हैं? 3 क्वेश्चन। पहला यह है कि भाई साहब पावर का फार्मूला क्या है? पावर जो होता है, पावर ऑफ लेंस जो होता है, इसका फार्मूला, पावर ऑफ लेंस का फार्मूला क्या रहेगा? वो रहेगा आपका डायोप्टर। क्या रहेगा? डायोप्टर। 1 डायोप्टर बराबर क्या होता है जी? 1 डिवाइड बाय एफ होता है, 1 डिवाइड बाय फोकल लेंथ होता है। अगर आपको शक्ति जो है 5 डायोप्टर दी गई है तो एफ बराबर क्या रहेगा? 1 डिवाइड बाय डी रहेगा, मान कि 1 डिवाइड बाय +5 कर दो, ये आ जाएगा 0.5। कितना आ जाएगा? 0, ओ माय गॉड, यह आ जाएगा 0.2। क्या आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। तो एक बात मुझे बताइए, यहां पे जो आपका फोकल लेंथ +0.2 आया है, तो ये फोकल लेंथ कौन से लेंस का है? ये एक और क्वेश्चन, ये कौन से लेंस का है? बताओ। अब लगाओ दिमाग, अब बताएंगे भाई साहब दिमाग के पुर्जे आपके कितने काम करते हैं। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, अगर फोकल लेंथ किसी लेंस का +0.2 आ रहा है, सिंपल सी बात है, अगर वो प्लस आ रहा है तो वहां पे कौन सा लेंस रहेगा? ऐसा कौन सा लेंस है, ऐसा
कौन सा लेंस है जिसका फोकल लेंथ जो है आपका पॉजिटिव रहेगा। हमारे पास दो प्रकार के लेंस होते हैं भाई साहब, एक होता है आपका, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा है? कॉन्वेक्स, जिसे बोलेंगे हम उत्तल लेंस बोलेंगे। और ये है आपका कॉनकेव लेंस। कौन सा है? कॉनकेव, मान के इसे बोलूंगा मैं अवतल लेंस बोलूंगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये जो हमारा ये क्या बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस, कि अवतल लेंस होता है, इसका फोकल लेंथ होता है आपका निगेटिव होता है, आपको याद रखना है। तो ऑब्वियस है जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा उसका पावर पॉजिटिव रहेगा, और जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगा उसका पावर भी क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। सिंपल सी बात है। तो मैं कुछ क्वेश्चन में आपको पूछता हूं, देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर कर पाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस द्वारा, मान कि हमारा जो उत्तल लेंस है, हमारा जो उत्तल लेंस है, इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब की विशेषता क्या रहेगी? मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं, उसका बस यस और नो में आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन रहेगा कि उत्तल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा हमेशा वास्तविक होता है, हमेशा वास्तविक होता है। ये वाक्य जो मैंने लिखा है वो सही है या गलत है? यस और नो, बस यस और नो में आंसर आपको देना है, बस हो गया। मैं बस 2 मिनट लूंगा आपके, उसके बाद पूरा का पूरा ये प्रतिबिंब वाला टॉपिक जो आपको मैं रिवाइज करा दूंगा। चलिए, जो रिवाइज करना चाहता है वो आंसर देगा। क्या उत्तल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक रहेगा? हमेशा। यहाँ पे गड़बड़ दे रहा है, तो आपका आंसर आना चाहिए नो। आपका आंसर क्या आना चाहिए? नो। आपका आंसर क्या आएगा? नो। जी नहीं, हमेशा नहीं होता है। तो ऑब्वियस है इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा हमेशा सीधा रहेगा, हमेशा सीधा रहेगा। क्या ये सही है या गलत है? यस और नो, बस इतना उत्तर चाहिए। हमेशा सीधा रहेगा? जी नहीं, ये भी आपका गलत ही रहेगा। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कॉन्वेक्स लेंस द्वारा बना गया प्रतिबिंब जो होता है ये वास्तविक भी हो सकता है, ये वास्तविक भी हो सकता है, और ये आपका आभासी भी हो सकता है। क्या हो सकता है? आभासी भी हो सकता है। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जब इसके द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनाया जाता है वो हमेशा कैसे रहेगा? हमेशा सीधा रहेगा। वो कैसे रहेगा? हमेशा सीधा रहेगा। और जब, माफ कीजिएगा, सीधा नहीं होता है जी, वो उल्टा रहेगा। वो कैसे रहेगा? आपका उल्टा रहेगा। और जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसे रहेगा? आपका सीधा रहेगा। कैसे रहेगा? सीधा रहेगा। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। यहां तक क्लियर है सभी को? डन है। इस यही वाक्य अगर मैं इसलिए के लिए इस्तेमाल करता हूं तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका कॉन्केव लेंस के बारे में पूछा जाता है, ये आपका है आपका अवतल लेंस, ये क्या आपका कॉन्केव लेंस, कौन सा है? कॉन्केव लेंस है, बराबर है। तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाई जाती है वो हमेशा हमेशा वास्तविक रहेगी, सॉरी हमेशा आभासी रहेगी। चलो बताओ, ये वाक्य जो लिख रहा हूं हमेशा आभासी रहेगी, आभासी होती है। ये सही है या गलत है? ये सही है या गलत है? चलो, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम खुशबू जी। चलिए, सभी लोग इसका उत्तर कर देंगे जल्दी जल्दी और आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमें क्या करना है ना, हमें बीपीएससी पार करनी है। हमारा जीवन का एक ही उद्देश्य बचा है अभी, वो है हमें बीपीएससी टीआरई पास करके हमें शिक्षक बनना है। ठीक है, इतना अगर आप सपना देख रहे हो तो आपको कड़ी मेहनत के लिए भी तैयार रहना है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो पेपर आएगा उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा और क्वेश्चन लेवल बहुत ज्यादा ऊपर रहेगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये जो बोला गया कि हमेशा आभासी मान की ऑलवेज ऑलवेज वर्चुअल रहेगा, ऑलवेज वर्चुअल रहेगा, ये एग्जैक्टली आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। याद रखिएगा कि जो कॉनकेव होता है, मान की जो आपका अवतल लेंस होता है, जो आपका अवतल लेंस होता है, इसके द्वारा बना गया प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा आभासी रहेगा, हमेशा आभासी रहेगा। क्लियर है? डन है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मैंने आपको उस दिन बताया था कि भाई साहब आने वाला पेपर जो है आपको वहां पे हमने जो दृष्टि दोष है उसके बारे में भी हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलो बताओ इसका उत्तर क्या करोगे सभी लोग? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, आगे बढ़ेंगे और जबरदस्त तरीके से। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया सेशन को लाइक भी कर देंगे जी। बताइए
मायोपिया को सुधारने के लिए किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? मायोपिया क्या होता है? मायोपिया अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दोगे। कौन सा? कॉनकेव लेंस। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे कुछ लोग कॉन्वेक्स बोल रहे हैं, कुछ लोग कॉनकेव बोल रहे हैं, यानी कि कंफ्यूजन है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मायोपिया मतलब होता है नियर साइटेडनेस, माने कि होता है निकट दृष्टि दोष। तो बताओ इसका उत्तर क्या करोगे? देखो यहां पर ध्यान देंगे सभी लोग। नियर साइटेडनेस का मतलब क्या होता है? यहां पर जो है, जो मायोपिया है, जो मायोपिया है, इसे हम निकट दृष्टि दोष बोल रहे हैं। सभी लोग बिल्कुल ध्यान से ध्यान देंगे, क्योंकि ये एक बार पढ़ लिया तो बस अब कभी नहीं भूलोगे। निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि मायोपिया में निकट का दिखाई देता है भाई साहब, दूर का नहीं दिखाई देता, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो भी प्रतिबिंब बनता है, जो भी प्रतिबिंब बनता है, वो रेटिना के सामने बनता है। कहां पे बनता है? रेटिना के सामने बन रहा है। तो एक बात मुझे बताइए, अगर मुझे इस प्रतिबिंब को दूर लेके जाना है तो आप कौन से लेंस का इस्तेमाल करोगे? वो करोगे आपके कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे? कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करोगे। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। क्लियर है? सबको समझ में आ गया है जी? तो यहाँ पे कितने सवाल पूछे जाते हैं? सबसे पहले आपको यह सवाल पूछा जाएगा कि मायोपिया में दूर का दिखता है कि भाई साहब पास का? तो आप बोलोगे सर पास का नजर आता है, दूर का सही से नजर नहीं आता है। उसके बाद मायोपिया में जो प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब कहां पे बनता है? ये रेटिना के सामने बनता है। ये रेटिना के सामने बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से इस सामने बनने वाले प्रतिबिंब को अगर मुझे रेटिना के ऊपर लेके जाना है तो मैं कौन से लेंस का इस्तेमाल करूंगा? कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है जी? क्लियर है? डन है? बहुत बढ़िया। अगला सवाल। अब देखो इसका उत्तर कौन दे पाता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और बताएंगे इसका उत्तर क्या रहेगा जी। फास्ट। बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे सभी लोग। चलिए आंसर देते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। इसका उत्तर क्या रहेगा? फास्ट। बहुत बढ़िया जी। तो इसका उत्तर क्या रहेगा जी? जब उत्तर लेंस के सामने सामने वस्तु को 2f पर रखा जाता है तो कैसी छवि बनती है? उत्तर लेंस की बात हो रही है, मान के आपके कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। यहां पर आप देख सकते हो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, बराबर है। यहां पर होता है हमारा f, और इतना ही दूरी यहां से लेकर जो है, यहां से लेकर ये दूरी f हो गई, यहां से उतनी दूरी यहाँ पे होगी आपकी 2f। मान लीजिए कोई वस्तु में यहाँ पे रख रहा हो, तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसे बनेगा? क्या वो वर्चुअल बनेगा? क्या वो इरेड बनेगा? पहली बात तो आपको ध्यान रखने की वो वर्चुअल रहेगा, नहीं तो पहले तो वैसे भी कैंसिल हो गई, बराबर है। उसके बाद रियल बनेगा, बिल्कुल सही बात है, रियल बनेगा। इन्वर्टेड बनेगा, ये भी भाई साहब इरेड बोल दिया, गलत कर दो, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको ध्यान में आ गया होगा। सभी को क्लियर हो गया है? इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है जब कभी भी उत्तर लेंस की बात आए। ठीक है? तो समझ लीजिएगा कि जो 2f डिस्टेंस होता है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखते हो, मान लीजिए हमारे रामलाल जी यहाँ पे ऐसे खड़े हैं, तो इनका प्रतिबिंब बताएगा यहाँ पे ऐसे बनेगा, एग्जैक्टली ऐसा। यहाँ पे क्या क्या विशेषता होती है जी? ये आपको ध्यान में रखना कि रियल होता है। ये कैसा इमेज हो रहा है? ये आपका रियल इमेज है, माने कि वास्तविक प्रतिबिंब है, समान आकार की रहेगी। और उसी तरह से कैसे रहेगी जी? आपकी उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा या उल्टी बोल लो। ओके, डन है? चलो आगे बढ़ते। अगला सवाल, अगला सवाल 12वें नंबर का सवाल, प्रेस बायोपिया। चलो, प्रेस बायोपिया जिसे हम क्या बोलते हैं जी? बताओ। प्रेस बायोपिया किस आयु वर्ग में सामान्यतः पाया जाता है? तो ये इसका उत्तर रहेगा आपका एडल्ट। माने कि जो वय, सॉरी एडल्ट कैसे रहेंगे, बूढ़े लोगों को भी पाया जाता है ना। हाँ, तो ओल्ड एज वाले एडल्ट तो आप और हम हो गए। किशोरावस्था तक कब की गुजर चुकी है ना? किशोरावस्था की मस्तियां भी गुजर चुकी है।
ठीक है, बराबर है। तो एडल्ट में नहीं, वो ओल्ड एज में होता है। और किसके कारण होता है, इसका उत्तर करोगे। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि हमारे आंखों में पाए जाने वाली एक मांसपेशियां होती है, उसका नाम है सीलरी मसल्स। सीलरी मांसपेशियां होती है। कौन सी होती है? सीलरी मांसपेशियां होती है। और ये सीलरी मांसपेशियां जो आपको यहां पे नजर आ रही है, ये इनका काम ये होता है, कौन सा जी? पावर ऑफ अकोमोडेशन। माने कि जो हमारी लेंस होती है, लेंस की दूरी जो होती है, या इसे बोलेंगे जो फोकल लेंथ होता है, जो फोकस दूरी होती है भाई साहब, इसको बदलना, उसको मेंटेन करना। पर होता यूं है कि ये सीलरी मसल जब कमजोर हो जाती है, ओल्ड एज में जब हम बूढ़े हो जाएंगे भाई साहब, ये कमजोर हो जाएगी। और उसकी वजह से हमारा पावर ऑफ अकोमोडेशन जो होता है वो कम हो जाता है। और उसके कारण छोटी पास की चीजें और दूर की चीजें दिखने के लिए भी हमें तकलीफ होती है। तो सभी लोग इसका एक और उत्तर करेंगे कि अगर मान लीजिए किसी को प्रेस बायोपिया हो गया है, तो उसके लिए आप कौन से प्रकार का लेंस इस्तेमाल करोगे जिससे कि प्रेस बायोपिया नाम की बीमारी जो है भाई साहब आप दूर कर सको। आप दूर, बहुत बढ़िया नासिर जी, बहुत बढ़िया। ये होता है आपका बायफोकल होता है। क्या होता है? बायफोकल लेंस जो होता है भाई साहब, इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बढ़िया जी, बायफोकल लेंस। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, चलो बताओ इसका उत्तर। देखो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये चाइना के बुढ़ाऊ जो है है ना, चाइना के दादाजी है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इसका जो लेंस की देख रहे हो भाई साहब, जनरली इमेज आपका क्या बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। और जनरली हमें जो है पास की दूर की चीजें देखने में बड़े दिक्कत होती है। चलो आगे, कोई नहीं, इसका उत्तर कर देंगे। 13 नंबर का सवाल है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस विच व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकल लेंथ? ओके, चलो बताओ। कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, फिर से एक बार कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका एफ होता है, यहाँ पे आपका 2f होता है। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर आके खड़े हो जाएंगे भाई साहब, तो इनका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? रियल इनवर्टेड बनेगा, वर्चुअल यानी रेड बनेगा, कि इमेज इज एट इंफिनिटी बनेगा? बहुत बढ़िया। इसका उत्तर जो रहेगा भाई साहब, इमेज जो रहेगा भाई साहब आपका इंफिनिटी बने की अनंत में बनेगा। और इसका आकार कैसे रहेगा? बहुत बड़ा रहेगा। कैसे रहेगा? बहुत बड़ा आकार रहेगा। और पर कैसे रहेगा? ये रहेगा आपका वास्तविक रहेगा। कैसे रहेगा? वास्तविक रहेगा और उल्टा रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत बड़ा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनता है। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इस तरह से बनेगा आपका प्रतिबिंब, दिखाई दे रहा है? अगला सवाल, व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ मायोपिया? व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ मायोपिया? नियर साइटेडनेस जिसे बोलते हैं। मायोपिया का सामान्य कारण क्या है? आई बॉल इज टू शॉर्ट, आई बॉल इज टू लॉन्ग, लेंस लूजेस इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। चलो, अभी अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद आ रहा है, ये हमारा आंख का गोला, ये हमारा लेंस, बराबर है। और इसके ऊपर से पड़ने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, वो हमारे रेटिना के सामने प्रतिबिंब बना रही है। यहाँ पे रेटिना यहाँ पे इस तरह से होता है, क्योंकि ये आई बॉल जो है भाई साहब कुछ इस तरह के अंडे जैसे हो जाता है। और रेटिना चली जाती है पीछे, रेटिना चली गई पीछे, और इसलिए प्रतिबिंब इसके आगे बन रहा है। तो आपका उत्तर क्या आना चाहिए? आई बॉल इज टू लॉन्ग। आई बॉल का आकार कैसे होता है? अंडे जैसे हो जाता है। और उसी की वजह से आपका जो लेंस और रेटिना बीच की दूरी है ये बढ़ जाती है। लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर आई बॉल इज टू शॉर्ट बोला गया है, तो ये कौन से डिसीज में होगा? कोई मुझे बता सकता है ये कौन से डिसीज में होगा जी? ये होता है आपका मायोपिया हो गया। उसके बाद होता है हाइपर मेट्रोपिया में। किसमें होता है? हाइपर मेट्रोपिया, जिसे हम दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें जो हमारे आंख का गोला है, ठीक है, ये हो जाता है भाई साहब कुछ इस तरह का हो जाता है। इसके वजह से यहां पर जो लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होता है ये पीछे चला जाता है। डन है? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज कैटरैक्ट? ओ, मोतियाबिंद क्या है? अक्सर आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में, माने कि जब हम बूढ़े हो जाते या बुढ़ापा जब आ जाता है, तो आपने देखा होगा कि आंखों के अंदर जो है मोतियाबिंद हो जाता है। क्या हो जाता है? मोतिया क्या हो जाता है? मोतियाबिंद हो जाता है। 13 का डी क्यों होगा जी? मोर देन
मैं इसको चेक करके बताऊंगा आपको, ठीक है। कुछ ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन जो मैं कल फिर से लूंगा, इसको चेक करके बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो अगला सवाल बताएंगे इसका उत्तर क्या रहेगा। ये हो गया 14। 15 नंबर का क्वेश्चन, इंप्लीमेशन ऑफ रेटिना, क्लाउडिंग ऑफ द आई लेंस, लॉस ऑफ आई साइट। जी, इसका उत्तर रहेगा आपका जो आई लेंस होता है बस उसमें पानी जैसे भर जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोतिया बिंद बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मोतिया बिंद बोलते हैं। डन है, डन है, डन है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो इसका उत्तर करेंगे। अगला, व्हाट इज द रीजन फॉर हाइपरमेट्रोपिया। व्हाट इज द रीजन फॉर हाइपरमेट्रोपिया। उसका डायग्राम लगा देता हूं आपके सामने, ठीक है। 2 सेकंड दीजिए मुझे। हाँ, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहां पे जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये 2 पैरेलल आगे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, कहां बन रहा है, ये बन रहा है आपके अनंत पे बन रहा है। कहां पे बन रहा है, अनंत में। तो इसका साइज क्या रहेगा जी, साइज क्या रहेगा, बहुत बड़ा। कैसे रहेगा, बहुत बड़ा। और उसी तरह से वो सेकंड साइड पे बन रहा है, तो ऑब्वियसली आपका आकार क्या रहेगा जी, ये रहेगा आपका इन्वर्टेड रहेगा। मैं बताया था आपने कैसे रहेगा, इन्वर्टेड मतलब कैसे रहेगा, आपका उल्टा रहेगा। और उसी तरह से उल्टा अगर है तो हमने क्या पढ़े जी, वो रियल रहेगा। रियल माने कि क्या रहेगा जी, आपका वास्तविक रहेगा। रियल माने कि क्या रहेगा, वास्तविक रहेगा। तो ऑब्वियसली अगर ये तीनों अगर ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं क्या, देखो इमेज अनंत पे बनेगा, बिल्कुल सही बात है। रियल एंड जी बिल्कुल, देखिए ऑप्शन नंबर ए भी जो है आपका सही रहेगा जी, बिल्कुल सही बात बोली आपने। ऑप्शन नंबर ए भी जो है आपका सही रहेगा। तो ऑब्वियस है इस क्वेश्चन का आंसर सी नहीं बल्कि यहाँ पे डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, ठीक है जी। जी बिल्कुल सही बात बोले जी, बहुत बहुत बढ़िया जी, थैंक यू वेरी मच मुझे करेक्ट करने के लिए, क्योंकि इस ऑप्शन के ऊपर हमारा ध्यान नहीं था। डन है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसका उत्तर कर देंगे। 16वां हो गया था, हाइपरमेट्रोपिया का कारण क्या था, इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द जी नहीं, ऑप्शन नंबर सी बराबर है। चलो 70 नंबर का सवाल, हाउ इज ऑस्टिग्मेटिज्म करेक्टेड। ऑस्टिग्मेटिज्म कैसे ठीक किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी है। देखो इनके बारे में डिस्क्रिप्शन में मैं अगले सेशन में पढ़ूंगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो है आप सभी के लिए आई है, जो बच्चे बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करें उन सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो है आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो अभी वो जो है मैं थोड़ी देर में कवर करूंगा, थोड़ा सा पहले जो है हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलो 18वें नंबर का सवाल, आंख का वह पारदर्शी हिस्सा जो प्रकाश को फोकस करने में मदद करता है, क्या रहेगा जी, रेटिना, कॉर्निया या आइस रहेगा। इसका उत्तर रहेगा आपका कॉर्निया। इसका उत्तर क्या रहेगा, कॉर्निया। ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई, पारदर्शी भाग कौन सा होता है, ये होता है हमारा कॉर्निया होता है। क्या होता है, कॉर्निया होता है। डन है, चलो आगे बढ़ते। 19वें नंबर का सवाल, विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। देखिए आइस के बारे में बहुत सारे सवाल यहाँ पर आपके बन रहे हैं। आंखों का वो कौन सा भाग है जो अंदर आने वाली रोशनी की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो इसका उत्तर क्या करेंगे, इसका उत्तर क्या करेंगे, वो रहेगा आपका आइरिस रहेगा। क्या रहेगा, आइस रहेगा। और उसी तरह से आप सभी को बताना चाहूंगा कि कल मॉर्निंग में आप सभी के लिए एक फ्री मॉक टेस्ट रहेगी और रैपिड फायर रहेगा हमारा लगातार 2 घंटों का। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, आपकी राय क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दोगे। पर आप सभी के लिए जो पिछले 10 मॉडल पेपर हमारे हुए हैं उन सभी 10 मॉडल की रिवीजन जो है क्वेश्चन की हम कल करने वाली है। तो कल हमारा क्लास रहेगा 12 बजे, सभी लोग नोट डाउन करके रख देंगे। कल हमारा रिवीजन क्लास शुरू होगा 12 बजे से। कितने बजे से, 12 बजे से, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी।
चलो अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसका भी उत्तर कर देंगे, जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर क्या रहेगा जी, फास्ट। बहुत बढ़िया, सभी लोग सही उत्तर कर रहे हैं। आग का वो कौन सा भाग होता है जो प्रकाश को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? तो वो होता है हमारा रेटिना। क्या होता है? रेटिना। ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से सभी लोग मुझे जो है वहां पे होते हैं हमारे ऑप्टिकल फाइबर। वहां पे क्या होते हैं? ऑप्टिकल फाइबर। और ये ऑप्टिकल फाइबर क्या करते हैं? ये जो विद्युत संकेत है इनको कैरी करते हैं हमारे ब्रेन तक। कहां तक? ब्रेन तक। और सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताएंगे कि हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, वो हमारे मस्तिष्क के कौन से हिस्से में बनता है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कर दोगे, आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगला सवाल 21वें नंबर का सवाल, सब लोग इसका भी उत्तर कर देंगे। इसका उत्तर क्या रहेगा जी? फास्ट। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसका उत्तर क्या रहेगा? और आप सभी को, हाँ जी बिल्कुल सही बात। चलो जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने आंसर दे दिया। आइरिस के केंद्र में काला गोलाकार छेद क्या कहलाता है? इसे हम प्यूपिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्यूपिल। चलो 22 नंबर का सवाल, और उसके साथ आपको बता दूं कि सभी टीचिंग परीक्षा के कोर्सेज के ऊपर 65% का ऑफर चल रहा है। इस ऑफर को आप जरूर कर लोगे, अवेल कर लोगे, और अपनी तैयारी जो है टीचिंग परीक्षा के साथ आप जरूर सॉल्व जो है जल्दी से शुरू कर दोगे, क्योंकि जल्दी ही आपको जो है टीआरई का नोटिफिकेशन और बाकी चीजें पता चलने वाली है। और उसी के मामले में एक न्यूज है जो आपके साथ मैं अभी शेयर करने वाला हूं। सभी लोग जो जल्दी से इसका उत्तर कर देंगे। 22वें नंबर का यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या रहेगा जी? इसका रहेगा उत्तर आपका एम्पियर पर मीटर। क्या रहेगा? एम्पियर पर मीटर। क्या रहेगा? एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे गॉस टेस्ला होता है क्या? गॉस और टेस्ला भी हो सकता है क्या? ये भी आप सभी के लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं। देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर कर पाते हैं। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलो 23वें नंबर का सवाल, इन अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर। एक लंबी सीधी धारा वाहक तार में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती है वो कैसे बनती है? वो बनती है आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल के साथ बनती है। ये क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में इस बार टीआरई 3.0 की री एग्जाम में पूछा गया सवाल है। 24वें नंबर का सवाल, और मैग्नेटिक कंपास शोज अ डिफ्लेक्शन नियर अ करंट कैरिंग वायर ड्यू टू। चलो बताओ क्यों होगा? क्योंकि जब कभी भी किसी भी कंडक्टर से हम करंट को बहाते तो भाई साहब वहां पे क्या बनता है? वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, हमने पढ़े। और उसके बाद 25वें नंबर का सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय द पैंक्रियाज। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं एज ए होमवर्क छोड़ रहा हूं, यानी कि 3 क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क रहेगा। और आज आपका एक और पेपर होगा, और ठीक 12 बजे कल ठीक 12 बजे जो है हमारा मैराथन रहेगा 2 घंटे का, जहां पे सभी मॉडल पेपर के क्वेश्चन जो हम रिवाइज करने वाले। तो कल मिलेंगे। और साथ में आप सभी के लिए एक गुड न्यूज आई है, ठीक है। जो टीआरई 4.0 के बच्चे और साथ में बाकी जो विद्यार्थी, एक कोर्ट का फैसला वो जो आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। तो सभी लोग जो है न्यूज सेशन पर आ जाएंगे और आगे की तैयारी आप करते रहेंगे, ठीक है जी। आज भी पेपर होगा हमारा, कहां पर होगा आप सभी को पता है। डन है। चलो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं न्यूज सेक्शन में।